हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिट्स, जो कि इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और रिट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। तो आज हम सब लोग पहले रिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इसी के बेस्ट पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि तरह तरह के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जिससे हमें पता चलेगा रिट्स के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिट्स बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ही आता है। तो आइए पहले हम सब लोग फंडामेंटल राइट्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं शॉर्ट में। तो आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स है, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से एक कम है, क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तब हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में ख़त्म कर दिया गया था। तो आज जो 6 हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। राइट टू इक्वालिटी, जो कि पहला है समानता का अधिकार। दूसरा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड द फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। एंड द लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे मैंने एक अलग कलर से डिनोट किया है। इसका मतलब है कि ये जो रिट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर ही आता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो 5 हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंतर्गत हम लोग कोर्ट मूव कर सकते हैं और हमारे जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं इसके लिए हम लोग न्याय मांग सकते हैं कोर्ट से। इसीलिए इस आर्टिकल को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 है, इसे हमारे संविधान निर्माता ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर ने कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है, मीन्स दिल और आत्मा है। तो आइए हम सब लोग इसके बारे में आगे जानते हैं। तो रिट बेसिकली 5 तरह के होते हैं और ये पाँचों ही लैटिन शब्द है। पहला है हेबिस कॉर्पस, मीन्स बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडमस, मीन्स परमादेश। तीसरा है प्रोहिबिशन, मीन्स निषेध। चौथा है सर्श्योरी, मीन्स उत्प्रेषण लेख। एंड द फिफ्थ इज क्यू वारंटो, मीन्स अधिकार परीक्षा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर रिट इशू करने का पावर किसे है। सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है, और किस आर्टिकल के थ्रू वो ये रिट इशू करते हैं और ये रिट लिया कहाँ से गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेज़ों का कानून चलता था तो उस टाइम पे रिट इशू करने का पावर सिर्फ 3 हाई कोर्ट्स को था, और वो थे हाई कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मैड्रास। बट आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया तो स्टार्टिंग से ही हमने सारे हाई कोर्ट्स को एंड सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया था कि वो रिट इशू कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, हाई कोर्ट इशू करते हैं आर्टिकल 226 से। तो ये है रिट इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो हम लोगों ने तरह तरह के प्रोविजंस अलग अलग कंट्री से उठाए थे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने अमेरिका से लिया था। फिर हमारा जो गवर्नमेंट होगा वो पार्लियामेंट्री फॉर्म के होंगे, ये हम लोगों ने इंग्लैंड से लिया था। तो उसी तरीके से ये जो रिट इशू करने का है ये भी हम लोगों ने इंग्लिश लॉज से ही लिया था। तो अब हम सब लोग जानते हैं कि रिट इशू करने का पावर किसके पास ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा है या हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है। तो एक्चुअली कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है रिट इशू करने का, और कुछ मामलों में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। जैसे कि अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुए हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में ही रिट इशू करने का पावर है, जबकि हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट के मामले में भी इशू करने का पावर है, और अगर कोई और आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है उसके मामले में भी हाई कोर्ट्स रिट इशू कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट इशू कर सकते हैं। तो इस मामले में हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का ज़्यादा पावर है। अब दूसरा केस देखते हैं।
दूसरे केस में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर द इंडिया, मतलब इंडिया का जहाँ जहाँ मतलब ज़मीन है, जैसे कि मेन लैंड के अलावा अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह भी हैं, तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने का पावर है, जबकि हाई कोर्ट के पास सिर्फ अपने स्टेट में ही रिट इशू करने का पावर है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। तो आइए अब बात करते हैं अपने पहले रिट के बारे में, जो कि है हेबिस कॉर्पस, जिसका इंग्लिश मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इस रिट के अंतर्गत कोर्ट किसी के डिटेंशन या अरेस्ट के लीगैलिटी को जांच करती है कि क्या वो अरेस्ट लीगल है या इल्लीगल है। जैसे कि किसी अथॉरिटी ने, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, या तो फिर क्यों ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको बंदी बना रखा है और अगर आप हेबिस कॉर्पस रिट पिटीशन फाइल करते हैं, तो कोर्ट आपके डिटेंशन या अरेस्ट को जांच करेगी और अगर वो इल्लीगल पाया जाएगा तो कोर्ट तुरंत आपको रिलीज़ करने का ऑर्डर देगी। तो बेसिकली ये जो रिट है ये पर्सनल फ्रीडम के लिए एक बहुत ही बड़ा सेफ गार्ड का काम करती है, इसीलिए इसे बुल वॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम भी कहते हैं इस रिट को। तो इस रिट को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक कोर्ट का एक रूलिंग है, हैज़ ही वैनिस्ड इनटू थिन एयर। कोर्ट बेसिकली यूपी गवर्नमेंट को डांटते हुए ये कह रही है कि क्या वो व्यक्ति हवा में गायब हो गया। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? तो ये पूरा मामला है 2021 का, जब कोरोना का सेकेंड वेव अपने पीक पे था। तो उस टाइम पे यूपी का एक व्यक्ति राहुल यादव अपने पिता को पाने के लिए, उनके पिता मिल नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट में हेबिस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर किया था। एक्चुअली उनके पिता एक कोरोना पेशेंट थे जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, बट अचानक से वो हॉस्पिटल से ही गायब हो गए। अब क्या हुआ ये तो आज तक क्लियर नहीं है। तो उन्होंने अपने पिता को खोजने के लिए कोर्ट में हेबिस कॉर्पस रिट पिटीशन दायर किया था। तो ये एक मामला है जहाँ पे कोर्ट ने हेबिस कॉर्पस रिट इशू किया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप उस व्यक्ति को खोज कर लाएं। तो खैर बाद में वो व्यक्ति मिले नहीं और बाद में फिर उन्हें कंपनसेशन दिया गया। तो अब हम लोग ये जानते हैं हेबिस कॉर्पस किनके खिलाफ इशू किया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ और यहाँ तक कि प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि कहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता है ये रिट। जैसे कि डिटेंशन अगर लीगल हो, क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया है तो सरकारी अथॉरिटी आपको डिटेन या अरेस्ट कर सकती है। तो अगर वो डिटेंशन लीगल है तो वहाँ पे ये रिट कोर्ट इशू नहीं करेंगे। और दूसरे केस में अगर वो आपके ऊपर जो केस चल रहा है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, कोर्ट के अवमानना के लिए अगर केस चल रहा है, तो वहाँ पे भी रिट इशू नहीं होगा। और थर्ड, अगर डिटेंशन उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, जैसे कि अगर आप यूपी से हैं और फिर आप किसी और स्टेट में वहाँ के हाई कोर्ट से आप रिट के लिए अपील कर रहे हैं, तो वो कोर्ट नहीं करेगी क्योंकि वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है। तो आइए अब हम लोग अपना दूसरा रिट देखते हैं और वो है मैंडमस। मैंडमस का इंग्लिश मतलब होता है वी कमांड। मतलब कोर्ट कहना चाहती है कि हमारे पास ये अथॉरिटी है, हम कमांड करते हैं। तो ये रिट बेसिकली तब इशू किया जाता है जब कोई सरकारी व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहा है जिसके लिए उसे वहाँ बिठाया गया है या जिसके लिए वो उस सर्विस में है। अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है तो उस टाइम आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो कोर्ट उस सरकारी व्यक्ति के खिलाफ मैंडमस रिट इशू करेंगे और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ आप ये रिट इशू नहीं करवा सकते हैं, ना तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ आप ये रिट इशू करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये रिट तब काम आता है जब आप किसी सरकारी संस्थान में गए हैं और वो आपका काम करने से मना करते हैं। जैसे आप कई बार लाइसेंस बनवाने जाते हैं, वहाँ अगर आपका काम करने से मना करे, या तो फिर आप कोई बैंक जाते हैं, वहाँ आपका काम करने से कोई सरकारी ऑफिसर मना करे। हालांकि इतनी छोटी चीज़ों के लिए जल्दी कोई जाते नहीं है कोर्ट, बट अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे कोर्ट आपके लिए मैंडमस रिट इशू कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अपने
तीसरे रिट के बारे में, जो कि है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स रोकना या मना करना। तो कोर्ट ये किसी व्यक्ति या किसी सरकारी संस्थान के लिए इशू नहीं करती है, ये बेसिकली एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के लिए ये रिट इशू करती है, एक हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए। तो होता क्या है कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही है, तो आप उससे हाई कोर्ट, उससे ऊंचे दर्जे के कोर्ट में आप चले जाते हैं। तो जो ऊंचे दर्जे के कोर्ट होते हैं, जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं, वो अपने से इन्फीरियर मतलब अपने से लोअर कोर्ट को ये रिट इशू करके उस मामले की सुनवाई करने से रोकते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर कोई इंसान, अगर वो माइनर है, मीन्स 18 साल से कम है, और उसकी सुनवाई अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रही है, तो अगर उनका वकील अपने से हायर कोर्ट में चले जाएं और फिर वहाँ से वो हायर कोर्ट से वो ये प्रोहिबिशन रिट इशू करवा सकते हैं कि चूंकि वो माइनर है तो उसका कोर्ट ये नॉर्मल, उसका केस ये किसी नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलेगा, वो एक जुवेनाइल कोर्ट अलग होता है जो कि माइनर्स के लिए होता है, तो वहाँ ये केस चलना चाहिए। तो हाई कोर्ट वहाँ पे प्रोहिबिशन रिट इशू करेगी उस लोअर कोर्ट के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कि हाँ आप यहाँ पे अपने यहाँ पे इस माइनर का केस नहीं चला सकते हैं। तो ऐसे मामले में हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए प्रोहिबिशन रिट इशू करके उसे वो मामले की सुनवाई करने से रोकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अगले रिट के बारे में, जो कि है सर्शोरी। सर्शोरी मीन्स होता है टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी एक ऐसा रिट है जो कि एक कोर्ट अपने दूसरे कोर्ट जो कि लोअर कोर्ट होता है उनके लिए इशू करते हैं। इस रिट के थ्रू एक हायर कोर्ट अगर वो चाहें तो किसी मामले की सुनवाई जो कि एक लोअर कोर्ट में चल रहा है उसके वो रिकॉर्ड्स अपने पास मंगवा सकते हैं ये रिट इशू करके, जो रिट है सर्शोरी। अगर वो ये रिट इशू करेंगे तो जो लोअर कोर्ट है वो ये बाध्य है कि अपने से हायर कोर्ट को उस एक पार्टिकुलर केस के रिकॉर्ड्स सबमिट करेंगे। इस रिट के और भी कई कारण है ये रिट इशू करने का। जैसे कि अगर कोई हायर कोर्ट है, वो अगर चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में चल रहे किसी मामले को वो ट्रांसफ़र करा ले और अपने कोर्ट में कर ले, तो वहाँ पे भी वो हायर कोर्ट ये रिट इशू कर सकते हैं। या तो फिर अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है जो कि गलत है, तो हायर कोर्ट ये सर्शोरी रिट इशू करके उस फैसले को रद्द कर सकते हैं। तो ये 3 मामलों में ये सर्शोरी रिट इशू होते हैं। और ये रिट कब किसके किसके खिलाफ इशू होते हैं? तो ये होते हैं जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के खिलाफ ये रिट इशू होते हैं। तो अब हम सब लोग बात करते हैं अपने 5वें और आखिरी रिट के बारे में, जो कि है क्यू वारंटो, मीन्स बाई व्हाट अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोर्ट बेसिकली एक व्यक्ति के लीगल क्लेम जो कि एक पब्लिक ऑफिस को लेकर है उसके बारे में जांच करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोई एक पब्लिक ऑफिस को, एक सरकारी संस्थान में एक ऑफिस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो कोर्ट यहाँ पे वो जांच करती है कि क्या वो व्यक्ति उस पब्लिक ऑफिस के लिए क्वालिफाइड है। अगर कोर्ट अपने ये जांच में पाती है कि हाँ वो व्यक्ति उस पब्लिक ऑफिस के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो वो तुरंत उस व्यक्ति के जॉब को टर्मिनेट करके सज़ा सुनाती है। तो बेसिकली ये रिट हमें बचाती है उन व्यक्तियों से जो कि क्वालिफाइड ना होते हुए भी किसी पब्लिक ऑफिस में बैठते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, तो उन लोगों से ये रिट हमें बचाती है। तो इस रिट की सबसे खास बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जिसके साथ गलत हुआ है उसकी जगह किसी और को जॉब पे रखा गया है, वही ये व्यक्ति, मतलब कि कोई एग्रीव्ड पर्सन ही इस रिट के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो कि इंटरेस्टेड हो इस मामले में वो इस रिट के लिए कोर्ट जा सकता है। जैसे कि बाकी जो सारे रिट हैं उसमें सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन ही रिट इशू करवाने के लिए कोर्ट जा सकता है, बट सिर्फ यही एक ऐसा रिट है क्यू वारंटो जिसके लिए आपका एग्रीव्ड व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि उस मामले में आप शामिल हो तभी आप इस रिट को इशू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, बल्कि कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति इस रिट के लिए कोर्ट मूव कर सकता है। यही इस रिट की सबसे खास बात है। तो आइए अब रिट के बेस्ड पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन एसएससी में आया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। तो इसमें से कौन सा रिट है जो कि पर्सनल फ्रीडम के लिए सबसे अच्छा है, पर्सनल फ्रीडम के लिए बुलवॉक का काम करता है। आपके ऑप्शंस है मैंडमस, हेबिस कॉर्पस, क्यू वारंटो या सर्शोरी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है हेबिस कॉर्पस। दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके बारे में कौन सा रिट इशू किया जाता है। तो ये रिट है सर्शोरी, जो कि एक हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए ऑर्डर करती है अगर लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में जानकारी के लिए। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे मूल अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट क्या इशू करती है, और डिक्री, एन ऑर्डिनेंस, अ रिट और अ नोटिफिकेशन। तो ऑब्वियसली हम लोग रिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट रिट ही इशू करती है। तो चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स या ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज ब्रॉट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। तो ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक अथॉरिटी के ऑर्डर को क्वेश्चन करने के लिए कौन सा रिट या ऑर्डर इशू करती है। आपके ऑप्शंस है मैंडमस, सर्शोरी, क्यू वारंटो या हेबिस कॉर्पस। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है सर्शोरी, और ये तब इशू किया जाता है जब एक हायर कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के लिए ये रिट इशू करती है अगर लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर कोई ऑर्डर सुना दिए हैं, तो इस ऑर्डर को क्वेश्चन करने के लिए उससे सुपीरियर कोर्ट ये रिट इशू करती है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स थ्रू विच आर्टिकल। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू इशू करती है और हाई कोर्ट 226 के थ्रू। अगला क्वेश्चन है रिट विच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन बिलीव टू बी होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू। मतलब वहाँ पे कौन रिट इशू किया जाता है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति एक ऐसे पब्लिक ऑफिस में बैठा है जिसके वो लायक ही नहीं है। आपके ऑप्शंस है हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो या प्रोहिबिशन। ऑब्वियसली इसका आंसर है क्यू वारंटो, क्योंकि क्यू वारंटो ही वो रिट है जब ये रिट इशू किया जाता है। इसका मतलब है कि कोर्ट एक ऐसे व्यक्ति से पूछ रही है जो कि एक पब्लिक ऑफिस में बैठा है, उससे कोर्ट ये पूछती है बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब आप किस अधिकार से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं, क्या आप इसके लिए क्वालिफाइड हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मैंडमस। तो इसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। थैंक यू सो मच।